अरे ओ बुढ़िया, हे भगवान, इस बुढ़िया का दिमाग घास चरने के लिए तो नहीं गया? अरे लगता है ये पागल बुढ़िया तो अपने साथ साथ मुझे भी एक दिन पागल बनाकर ही छोड़ेगी। जब देखो तब कहीं भी बैठ जाती है। अभी अभी काम वाली बाई रेखा ने पोछा लगाया था और आकर यहाँ हॉल में ही बैठ गई। न जाने कहाँ कहाँ से घूम कर आई होगी और क्या क्या छू कर आई होगी। चल उठ बुढ़िया यहाँ से और जाकर मर अपनी कोठरी में। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे इतने साफ सुथरे घर में कदम भी नहीं रखना, लेकिन तू तो ढीठ हो गई है। तुझे कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी प्रमीला जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बहू, उस कोठरी में जाने की इच्छा नहीं होती, बहुत गर्मी लगती है। मैंने राजू से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि ना ही मुझे कहने देती हो और ना ही तुम ही कहती हो। बहू, राजू से कहकर ज़रा पंखा तो लगवा देना, नहीं तो मुझे ही कहने देना। इतना सुनना था कि छाया गुस्से से आग बबूला हो गई और उनके बाल पकड़कर लगभग घसीटते हुए उनकी कोठरी की तरफ लेकर जाने लगी। जब प्रमीला जी ने बहू का हाथ अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उनके ऊपर थप्पड़ की बरसात कर दी। प्रमीला जी तो वैसे भी रोज़ रोज़ बहू की जली कटी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थीं। आज बहू का मार खाकर उन्हें अपनी कोई सुध ही नहीं रही। वे वहाँ से तड़के उठीं और अपनी कोठरी में जाकर बेसुध सी पड़ी रही। गर्मियों के दिन थे। इस झुलसा देने वाली गर्मी में प्रमीला जी के दिमाग में एक तो मार का, ऊपर से गर्मी, दोनों का ही बहुत ही बुरा असर हुआ। कब सुबह से शाम हो गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वहीं छाया मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो बुढ़िया दिन भर से अपनी कोठरी से निकल कर नहीं आई है। अच्छा ही है कि उसे उनका कोई काम करना नहीं पड़ रहा है और ना ही उन्हें खाना देना पड़ा। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उनका बेटा राजकुमार जब घर पे आएगा तो वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखेगा तो क्या कहेगा। राजकुमार जैसे ही घर पहुँचा सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। माँ बेसुध अवस्था में बड़बड़ा रही थी, बहू मुझे मत मारो, अब से मैं दोबारा तुम्हारे साफ़ सुथरे घर में कदम भी नहीं रखूँगी। बहू मुझे मत मारो बहू। और चारों हाथ पैर को फड़फड़ा रही थी। राजकुमार को उसकी माँ राजू ही कहती थी। राजू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। वहाँ जाकर पता चला कि मांझी को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन जब राजकुमार ने छाया से उसके बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। प्रमीला जी भी थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई थी। एक दिन गर्मी से परेशान प्रमीला जी ने अपने सारे कपड़े उतारे और घर के पीछे आंगन में ही नल से ठंडा पानी लेकर नहाने लगी। तभी उनके पोते पोती उन्हें देख देख कर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, पागल दादी, शर्म नहीं आती, खुले में ही नहा रही हो, पागल दादी, पागल दादी। क्योंकि उन्होंने हमेशा यही शब्द अपनी माँ से सुने थे, इसलिए उनकी नज़रों में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जब छाया ने शोर सुना तो वो भी अपने बच्चों को अंदर जाने को कहा और उस दिन तो प्रमीला जी को चप्पल से इतना मारा कि उनके माथे और हाथ की कोहनी से खून निकलने लगा। ये दृश्य उनके पोते पोती छुप छुप कर देख रहे थे और जब उन दोनों के पापा आए तब जैसे ही उस दृश्य के बारे में उनके बच्चे उसके पास बताने गए तब छाया ने इशारे से उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो दादी की तरह उन्हें भी पिटाई पड़ेगी। बेचारे छोटे बच्चे डर के कारण अपने पापा को कुछ भी नहीं बता पाए, लेकिन उस दिन से एक बात उनके घर में अजीब होने लगी कि प्रमीला जी अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और राजकुमार जब भी उनसे मिलने जाता तो छाया उसे बीच में ही रोक देती कि वो उनका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार के छोटे छोटे बच्चे जो कि हमेशा खेलते कूदते बहकते रहते थे, वे दोनों भी अब सहमे सहमे से रहने लगे थे। घर का ऐसा विचित्र सा माहौल देखकर राजकुमार को संदेह तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या ये वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते
छाया भी अब निश्चिंत होकर रहने लगी थी। प्रमीला जी का अतीत बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था, जिसे छाया कभी समझ नहीं सकी। प्रमीला जी एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। बचपन से ही उनके ठाट बाट बिल्कुल महारानी की तरह थे। प्रमीला जी को बचपन से ही कोई भी काम सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही हर काम में ध्यान दिया। उनकी लगन को देखते हुए प्रमीला जी की माँ ने भी उन्हें हर काम सिखाया, फिर चाहे वो खाना बनाना हो, कढ़ाई बुनाई करना हो या फिर सिलाई करना। विवाह की उम्र होते होते प्रमीला जी सभी कामों में निपुण हो गई थी। उनके घर वालों ने उनकी छोटी उम्र में ही उनका विवाह भगवती प्रसाद जी से करवा दिया था। भगवती प्रसाद जी, जो कि बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, पर वे स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी सज्जनता को देखकर ही प्रमीला जी के माता पिता ने भगवती प्रसाद जी को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। शादी के बाद घर के खर्चे दुकान की कमाई से मुश्किल से पूरे हो पाते थे, लेकिन प्रमीला जी ने कंधों से कंधा मिलाकर भगवती प्रसाद जी का पूरा सहयोग किया। प्रमीला जी बहुत गुणी महिला थीं। उन्होंने अपने गुणों और सूझबूझ से अपने पति का घर खर्च निकालने में पूरा सहयोग किया। उनका एक ही बेटा था राजकुमार, जिसे वो राजू कहकर बुलाती थी। उसकी परवरिश के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए। कभी सूट सिलकर, तो कभी अचार बेचकर, तो कभी पापड़ बेचकर। सर्दियों में उन्होंने स्वेटर तक बनाकर बेचे ताकि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए। प्रमीला जी जैसी एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ थीं, वैसी ही एक अच्छी बहू भी थीं। वे अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थीं। प्रमीला जी की बढ़ाई पूरे गांव में होती थी। समय के साथ साथ बच्चा बड़ा हो गया। अचानक भगवती प्रसाद जी को ब्लड कैंसर हो गया और वे इस दुनिया से चल बसे। उनकी मौत का प्रमीला जी को बहुत गहरा सदमा लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर वे फिर से मेहनत करने में जुट गई ताकि उनके बेटे को अच्छी परवरिश और सुनहरा भविष्य मिल सके। भगवती प्रसाद जी की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को मायूस नहीं होने दिया, बल्कि दुगने जोश के साथ मेहनत किया ताकि वो अपने बेटे को ऊंचे पद पर बैठा सके और उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर सके। बेटे के सुख के लिए उन्होंने अपने पति के मौत का दुख बर्दाश्त कर दिन रात मेहनत करने में जुट गई। उन्हें क्या पता था कि बहू इतनी निकम्मी निकलेगी कि जीना हराम कर देगी। अब बहू ने ससुराल आने के बाद से ड्रामे करने शुरू कर दिए थे। राजकुमार के बहुत समझाने पर भी बहू के समझ में कुछ ना आता। राजकुमार मन ही मन रोज़ इस उधेड़-बुन में रहता था कि आखिर घर के हालात इतने ख़राब क्यों होते जा रहे हैं। छाया की कड़वी ज़ुबान और माँ की चुप रहने की आदत ने घर में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी थी। राजकुमार जब भी अपनी माँ के पास जाके बैठता तो प्रमीला जी बस एक फीकी मुस्कान देकर नज़रें झुका लेती थीं। वे कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो राजकुमार और छाया के बीच झगड़ा बढ़ जाएगा और वे अपने बेटे का बस्ता घर उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन छाया इस खामोशी को प्रमीला जी की कमज़ोरी समझ बैठी थी। वो रोज़ नए नए बहाने बनाकर प्रमीला जी को प्रताड़ित करती। कभी उनके खाने में नमक ज़्यादा डाल देती तो कभी उन्हें बासी खाना परोस देती। प्रमीला जी बिना कोई शिकायत किए वो खाना खा लेती या फिर चुपचाप भूखी ही सो जाती। धीरे धीरे प्रमीला जी का शरीर ढलने लगा था और उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई रहती थीं। घर के छोटे बच्चे अपनी दादी के इस रूप को देखकर डरने लगे थे, क्योंकि उनकी माँ छाया ने उनके मन में ये बात बैठा दी थी कि दादी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वे कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बच्चे मासूम थे। वे अपनी माँ की बातों में आकर अपनी ही दादी से दूर होते चले गए। जब भी प्रमीला जी अपने पोते पोती को प्यार से बुलाती तो वे डरकर अपनी माँ के पीछे छुप जाते या वहाँ से भाग जाते। ये देखकर प्रमीला जी के दिल पर जो चोट लगती थी उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। जिस दादी ने अपने पोते पोती के जन्म पर मन्नतें मांगी थी, आज वही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। राजकुमार दिन भर अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था और शाम को जब थक हार कर लौटता तो छाया उसके सामने दुखों का रोना रोने लगती। वो कहती कि उसने दिन भर माँ जी की सेवा की, लेकिन वे फिर भी उसे गालियाँ देती हैं और घर का सामान फेंकती हैं। राजकुमार अपनी पत्नी के इस झूठे आंसुओं में फंसकर अपनी ही माँ को कसूरवार समझने लगता। वो माँ के पास जाकर उन्हें समझाता कि
माँ, आप छाया को परेशान मत किया करो, वो दिन भर काम करती है। प्रमीला जी अपने बेटे का चेहरे पर थकावट और तनाव देखकर बस इतना ही कहती कि हाँ राजू बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वे कभी अपना पक्ष नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन राजकुमार ने मौका देखकर अपने दोनों बच्चों को घुमाकर लाने के बहाने बाहर ले गया। उसने उन दोनों के पसंद की आइसक्रीम, चॉकलेट, मोमोज, चाइनीज़, पकौड़े और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दी, जिसे पाकर दोनों बच्चे पहले की तरह बहुत ही खुश हुए, खूब चहकते खेलते हुए। कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी राजकुमार ने अपने दोनों बच्चों से पूछा, बेटा, अगर आप दोनों एक बात सच सच बताओगे तो मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊँगा। बेटा, घर में उस दिन क्या हुआ था, ज़रा पूरी बात मुझे बताओ। तभी दोनों बच्चों ने अपने पापा को वो सारी घटना के बारे में बता दिया कि कैसे छाया ने अपनी सासू माँ प्रमीला जी को उनके बाल खींचकर चप्पल से मारी थी। अपने बच्चों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राजकुमार की स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और छाया कहीं अपनी बातों से मुकर ना जाए, इसलिए उसने बच्चों की बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसने दोनों बच्चों को अपने घर लाया, लेकिन अपनी पत्नी छाया को कुछ नहीं कहा और अपनी माँ की कोठरी की तरफ जाने लगा। तभी छाया उसे फिर से रोकने लगी, लेकिन राजकुमार आज रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और जल्दी जल्दी अपनी माँ की काल कोठरी की ओर लपका, जहाँ घनघोर अंधेरा था। जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वो 7 साल का था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसी माँ ने किस तरह से हिम्मत करके उस छोटे से बच्चे को कितनी कठिनाइयों का सामना करके पाला पोसा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब परिवार और समाज वाले, रिश्तेदार वाले सभी ने माँ से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, ये लड़का कहीं भी रहकर पल जाएगा, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन इसी माँ ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। लोगों के कई गंदे गंदे ताने सहे, दुत्कार सहे, लेकिन अपने दामन में आँच नहीं आने दी और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन आज जब मेरी माँ के सुख के दिन आए हैं तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती किया है। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगा और जब माँ के माथे और कोहनी के घाव के बारे में छाया से पूछा तो उसने कह दिया कि माँ जी आंगन में फिसल कर गिर गई थी, आप बेकार में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। राजकुमार ने उस समय भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उदास हो गया और मौके की तलाश करने लगा कि छाया को किस तरह सबक सिखाया जाए। राजकुमार अब समझ चुका था कि सीधे तरीके से बात करने पर छाया कभी नहीं सुधरेगी, उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। लेकिन कैसे, ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकता था। अगले दिन ऑफिस में भी राजकुमार का मन काम में बिल्कुल नहीं लगा। वो बार बार यही सोचता रहा कि आखिर वो क्या करे जिससे उसकी माँ को इस नर्क से छुटकारा मिले और छाया को अपनी गलती का एहसास हो। अगर वो सीधा जाके छाया से झगड़ा करता है तो वो कोई ना कोई नया नाटक शुरू कर देगी और हो सकता है कि वो बच्चों को लेके मायके चली जाएं, जिससे घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। घर के तनाव का असर उसके काम पर भी साफ दिखाई देने लगा था। उसकी फाइलें मेज पर यूं ही पड़ी रहती और वो शून्य में घूरता रहता। शाम को जब वो ऑफिस से निकला तो उसका मन घर जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। घर का वो घुटन भरा माहौल उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। वो अपनी गाड़ी लेकर एक पार्क की तरफ चला गया। ये वही पार्क था जहाँ वो बचपन में अपनी माँ के साथ खेलने आया करता था। पार्क की एक बेंच पर बैठकर वो पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसके एक बार रोने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, उसकी माँ ने कभी अपने दुख की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती रही। वो खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, लेकिन राजकुमार के लिए हमेशा नए और अच्छे कपड़े लाती। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज उसी माँ की आंखों में आंसू देखकर और उनके शरीर पर चोट के निशान देखकर वो कुछ नहीं कर पा रहा था।
वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बेबस महसूस कर रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। राजकुमार ने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी सास यानी छाया की माँ वहाँ खड़ी थी। राजकुमार को इस तरह उदास और परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इस समय यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना घर पर? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई लग रही हैं। अपनी सास को देखकर राजकुमार से रहा नहीं गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और भर्राई हुई आवाज़ में अपनी सास को घर की सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे छाया उसकी माँ को मारती पीटती है, उन्हें भरपेट खाना नहीं देती और उन्हें एक अंधेरी कोठरी में जानवरों की तरह रखती है। उसने अपने मोबाइल में बच्चों की वो रिकॉर्डिंग भी अपनी सास को सुनवा दी जिसमें बच्चों ने छाया की सारी करतूतों का पर्दाफाश किया था। बच्चों ने रिकॉर्डिंग में साफ साफ बताया था कि कैसे उनकी माँ दादी को गालियाँ देती हैं और चप्पल से मारती हैं। राजकुमार की बातें सुनकर और बच्चों की आवाज़ सुनकर छाया कि माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी ऐसी नीच हरकतें कर सकती हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे, उसे बड़ों का आदर करना सिखाया था, लेकिन आज उन्हें अपनी ही परवरिश पर शक होने लगा था। उन्हें प्रमीला जी से बहुत सहानुभूति थी क्योंकि वे भी एक माँ थीं और वे जानती थीं कि प्रमीला जी ने अपने बेटे को पालने के लिए कितना लंबा और कठिन संघर्ष किया था। विधवा होने के बाद एक औरत को समाज में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये छाया की माँ बहुत अच्छी तरह समझती थी। छाया की माँ ने राजकुमार के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी ने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी छाया इतनी निर्दयी और कठोर हो सकती है कि वो एक बेसहारा और बूढ़ी औरत पर इस तरह जुल्म करेगी जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी की अकल ठिकाने लगाने का तरीका बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हम दोनों मिलकर एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे छाया को अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद तुम्हारी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी। राजकुमार अपनी सास की बातें सुनकर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे उन पर पूरा भरोसा था क्योंकि वे बहुत ही सुलझी हुई और समझदार महिला थी। छाया की माँ ने राजकुमार को पास बैठाया और अपनी योजना विस्तार से समझानी शुरू की। उन्होंने कहा कि राजकुमार बेटा, तुम सीधे घर जाओ और घर जाके छाया के सामने ऐसा नाटक करना जैसे तुम सच में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी माँ हमेशा के लिए घर से चली जाए। तुम छाया से कहना कि तुम माँ को पागल खाने भेजने के लिए कह रही थी ना, तो कल ही हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए जाएंगे। और तुम छाया से ये भी कहना कि मैं माँ के बिना तो रह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसको पूरी तरह से यकीन दिला देना कि तुमने उसकी बात मान ली है और तुम उसके साथ हो। उसके आगे की सारी बात मैं खुद देख लूँगी। बस तुम कल ठीक सुबह 11 बजे शहर के उस बड़े पागल खाने के बाहर आ जाना जिसका पता मैं तुम्हें अभी दूंगी। अपनी बेटी की अकल ठिकाने मैं ही लाऊंगी और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो जीवन भर याद रखेगी। राजकुमार ये सुनकर थोड़ा घबरा गया और बोला, पर मम्मी जी, मैं अपनी माँ को पागल खाने कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये पाप नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तब राजकुमार की सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, कल का इंतज़ार करो। बस तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि जैसे तुम सच में अपनी माँ से परेशान हो गए हो। हम वास्तव में प्रमीला जी को पागल खाने नहीं छोड़ेंगे। ये सब सिर्फ छाया को सबक सिखाने के लिए एक खेल है, एक जाल है जिसमें छाया को फंसाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका घमंड टूट सके। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी एक माँ हूँ और मैं किसी दूसरी माँ का अपमान नहीं सह सकती। अपनी सास के समझाने पर राजकुमार को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने हामी भर दी। वो अपनी सास को प्रणाम करके वहाँ से निकल पड़ा। अब राजकुमार जब शाम को घर पहुँचा तो उसने देखा कि छाया का मुंह फुला हुआ था और वो बहुत गुस्से में थी। राजकुमार को देखते ही वो गुस्से से आग बबूला होकर तेज आवाज़ में बोली कि मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारी ये पागल माँ मुझे चैन से जीने नहीं देती।
दिन भर कुछ ना कुछ काम फैला कर रखती है। आज उसने पानी का मटका भी तोड़ दिया। राजकुमार ने अपनी सास की योजना के अनुसार अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा कि छाया, तुमको मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी रोज़ रोज़ के इस तमाशे से तंग आ गया हूँ। ऑफिस का काम देखूँ या घर का, ये रोज़ का क्लेश मैं अब और नहीं सह सकता। कल ही हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए चलेंगे। मैंने सब कुछ पक्का कर लिया है। राजकुमार ने जिस लहजे में और जिस गुस्से का दिखावा करते हुए ये बात छाया से कही, छाया को लगा कि सच में राजकुमार अपनी माँ से बहुत दुखी हो गया है और अब वो पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ गया है। छाया का गुस्सा पल भर में हवा हो गया और वो एकदम से बहुत खुश हो गई। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते हुए राजकुमार से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो राजकुमार? क्या हम सच में कल मांझी को पागल खाने छोड़ने जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि कल सुबह तुम अपने फैसले से पलट जाओ? राजकुमार ने भी बहुत ही गंभीर चेहरा बनाते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर में या तो माँ रहेगी या तुम, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी पत्नी और बच्चों की शांति ज़्यादा प्यारी है। ये सुनते ही छाया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी के मारे पूरे घर में फुदकने लगी। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत सफल हो गई है और अब हमेशा के लिए उस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा जो उसके राज में रोड़ा बनी हुई थी। रात भर छाया खुशी के मारे ठीक से सो नहीं पाई। वो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो उस घर से हमेशा के लिए प्रमीला जी को बाहर निकाल सके। उसे अपनी सास पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था कि अब प्रमीला जी को उस भयानक पागल खाने में सड़ना पड़ेगा जहाँ लोग पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हैं और उन्हें वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं था। वो तो बस अपने स्वार्थ में अंधी हो चुकी थी और ये भूल चुकी थी कि समय का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। अब सवेरे छाया बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसको क्या पता था आगे क्या होने वाला है। रात भर वो यही सपने देखती रही कि घर में उसका एक छत्र राज होगा और उस बुढ़िया से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठते ही उसने बड़े चाव से नाश्ता बनाया और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। दूसरी ओर राजकुमार भी अपनी सास की योजना के अनुसार काम कर रहा था। उसने अपनी माँ को तैयार होने को कहा। प्रमीला जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ क्या होने वाला है। राजकुमार ने उन्हें धीमे से कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। प्रमीला जी अपने बेटे पर पूरा विश्वास करती थी, इसलिए वे बिना कुछ कहे तैयार हो गई। जब वे तीनों गाड़ी में बैठे तो घर का माहौल बहुत ही अजीब था। छाया आगे की सीट पर राजकुमार के साथ बैठी थी और प्रमीला जी पीछे की सीट पर सिमट कर बैठी हुई थी। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर दूर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगी। छाया मन ही मन बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि अब उसे कभी भी सास की ताने या उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। उसने राजकुमार से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने फैसले से पलट ना जाए। राजकुमार भी दिखावे के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। उसे अपनी सास की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी एक डर सता रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रास्ते में छाया ने कई बार मुड़कर प्रमीला जी को देखा और अपनी क्रूर मुस्कान से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन प्रमीला जी बस अपनी नियति को स्वीकार किए हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। उनका मन बहुत उदास था। वो सोच रही थी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, आज वही बेटा उन्हें घर से निकाल रहा है। लेकिन एक माँ का दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। प्रमीला जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उनका बेटा जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार गाड़ी एक बहुत बड़ी और भयानक सी दिखने वाली इमारत के सामने रुकी, जिसके गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मानसिक आरोग्य केंद्र। ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। इमारत का रंग उड़ चुका था और दीवारें बहुत पुरानी लग रही थीं। अंदर से पागलों के चीखने, चिल्लाने और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसे सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। छाया को वो जगह देखकर एक पल के लिए डर तो लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो उस बुढ़िया के लिए है, मुझे क्या डरना। मेरी तो आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने वाली है।
राजकुमार ने गाड़ी रोकी और छाया से कहा कि छाया, तुम कार में बैठो, मैं माँ को अंदर छोड़ कर आता हूँ। कागजी काम में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए तुम यहीं आराम से बैठना। छाया कार में बैठी रही और राजकुमार प्रमीला जी का हाथ पकड़कर उस बड़ी सी इमारत के अंदर चला गया। छाया ने राहत की सांस ली और कार का एसी चालू करके गाने सुनने लगी। वो सोच रही थी कि घर जाकर वो अपने दोस्तों को पार्टी देगी और अपनी इस जीत का जश्न मनाएगी। लेकिन उसका ये जश्न ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। काफ़ी देर हो गई थी और राजकुमार अभी तक बाहर नहीं आया था। छाया को थोड़ी घबराहट होने लगी कि कहीं उस बुढ़िया ने कोई नाटक तो नहीं कर दिया या फिर राजकुमार का मन तो नहीं बदल गया। वो कार का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। धूप बहुत तेज थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी अचानक उसे किसी औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही दर्दनाक और चीखती हुई थी। ना जाने क्यों छाया को वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी पागल की आवाज़ होगी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। लेकिन वो आवाज़ लगातार उसका नाम ले रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। जब छाया से रुका ना गया तो वो कार से बाहर निकली और उस पागल खाने के मेन गेट की ओर बढ़ने लगी। अंदर जाने पर उसे एक अजीब सी बदबू और चीख पुकार का सामना करना पड़ा। वहाँ का माहौल इतना डरावना था कि किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन वो उस जानी पहचानी आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़े से हॉल में जा पहुंची। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसको 4-5 लोगों ने बुरी तरह से पकड़ रखा था और वो खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ के कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा था। छाया की माँ बार बार कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वहाँ के कर्मचारी उनकी एक नहीं सुन रहे थे। अपनी माँ की ये भयानक हालत छाया से देखा ना गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो पागलों की तरह उन लोगों पे चिल्लाती हुई बोली, छोड़ो मेरी माँ को, क्यों परेशान कर रहे हो? इन्हें यहाँ कौन छोड़ कर गया है? इन्हें कब लाया गया है यहाँ? छाया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो माँ कल तक बिल्कुल ठीक थी और जिसने राजकुमार को ये सारी योजना सुझाई थी, वो खुद इस पागल खाने में कैसे पहुँच गई। उनमें से एक कर्मचारी बोला कि मैडम शांत हो जाइए, ये एक पागल औरत है और इसके बहू और बेटे इसको यहाँ छोड़ कर गए हैं। उन्होंने बताया है कि ये बहुत हिंसक हो गई थी और घर में सबको मारती पीटती थी, इसलिए इसे यहाँ भर्ती कराना ज़रूरी था। ये सुनकर छाया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। जब छाया की माँ ज़्यादा चिल्ला रही थी और उन कर्मचारियों से हाथापाई कर रही थी, तब एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ से मार दिया। ये देखकर छाया से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर उस आदमी को उल्टा एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। छाया ने अपनी माँ को उन कर्मचारियों की पकड़ से छुड़ाया और उन्हें गले से लगाकर रोने लगी। उसकी माँ भी अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सामने से उसे उसका भाई आता दिखाई दिया। उसका भाई बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। छाया उसको देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उधर राजकुमार भी प्रमीला जी के साथ एक कोने में खड़ा होकर ये सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा था। राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सास ने अपनी बेटी को सुधारने के लिए खुद ये दांव चला था। छाया ने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ लाने की? अरे नालायक, तू भूल गया कि हमें बड़ा करने और तुझे पढ़ाने के लिए माँ ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। पिताजी के मरने के बाद माँ ने लोगों के घरों में काम करके हमें पाला है और तू उसी माँ को इस नर्क में छोड़ने आ गया। तुझे शर्म नहीं आई? ये सब करते हुए तेरी पत्नी ने तुझे भड़काया होगा और तू उसके बहकावे में आकर अपनी ही जन्म देने वाली माँ को पागल साबित करने पर तुल गया। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी और माँ को अपने साथ ले जाऊँगी। थोड़ी देर उसका भाई चुपचाप सुनता रहा। वो अपनी बहन के इस दोहरे चरित्र को देखकर मन ही मन हैरान भी था और दुखी भी। फिर जब छाया का बोलना बंद हुआ तो उसके भाई ने बहुत ही कड़े और सख्त लहजे में छाया से बोला कि
क्यों अब अपनी बारी आई तो तुझे सब नज़र आ रहा है। तुझे अपनी माँ का दुख और उनका संघर्ष याद आ गया। जब तू जीजा जी से उनकी माँ को बार बार पागल खाने छोड़ने के लिए रोज़ घर में लड़ाई झगड़े करती है, उनकी माँ को मारती पीटती है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती, तब तुझे नज़र नहीं आया कि उन्होंने कितने दुख झेले होंगे जीजा जी को इतना बड़ा करने में। क्या इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि तेरे जैसी नालायक और पत्थर दिल बहू घर में आए और उन्हें इतनी मानसिक प्रताड़ना दे कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे। माँ ने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। तूने तो हमारे पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। और सुन, मैं इतना भी पागल या नालायक नहीं हूँ कि अपनी ही माँ को पागल खाना में छोड़ दूँ। ये तो माँ ने ही मुझे कहा था तेरे कारण, ताकि तेरी आंखें खुल सकें और तुझे तेरी असली औकात पता चल सके। भाई की ये बातें सुन के छाया सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब छाया ने आश्चर्य और शर्मिंदगी से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ छाया, ये सब मेरी ही योजना थी। जब मेरे दामाद ने मुझे रोते हुए तुम्हारी सारी करतूतें बताईं तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरी बेटी किसी और माँ के साथ इतना जुल्म करे। इसलिए मैंने ही राजकुमार से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ लाने का नाटक करे, और मैंने तुम्हारे भाई को बुलाकर खुद को यहाँ इस पागल खाने में भर्ती करवाने का नाटक किया, ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि जब अपनी जन्म देने वाली माँ पर ऐसा दुख आता है तो कैसा महसूस होता है। जब मेरे ऊपर आई तो तू इतना गुस्सा हो गई और इन कर्मचारियों से लड़ने लगी। आखिर प्रमीला जी भी तो राजकुमार जी की माँ ही हैं। उनका दर्द राजकुमार को महसूस नहीं होता होगा। तूने सोचा भी कैसे कि उन्हें पागल खाने छोड़ आएगी? तूने तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उस बेसहारा औरत का इस दुनिया में अपने बेटे के अलावा और कौन है। ये सब सुनकर और देखकर छाया को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसके घमंड और क्रूरता का पर्दा पूरी तरह से गिर चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़कर अपनी माँ और भाई से माफ़ी मांगी। फिर वो घिसटते हुए राजकुमार और प्रमीला जी के पास गई, जो ये सब देख रहे थे। छाया ने प्रमीला जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगी कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी पापन हूँ। मैंने आपके साथ जो भी किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। मुझे अपनी जवानी और ताकत का बहुत घमंड था। मैं ये भूल गई थी कि एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ वही करेंगे जो मैंने आपके साथ किया है। आज मेरी माँ की ये हालत देखकर मुझे समझ आ गया है कि जब अपने ऊपर बीतती है तो कैसा लगता है। मैं सच में रास्ता भटक गई थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आप मुझे चाहें तो पुलिस के हवाले कर दें या मुझे घर से निकाल दें। मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी बिल्कुल अपनी माँ की तरह सेवा करूँगी और कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रमीला जी, जिनका दिल बहुत ही नरम और ममता से भरा हुआ था, वे अपनी बहू को इस तरह रोता और तड़पता हुआ देखकर पिघल गई। उन्होंने छाया को उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, और बेटियां अगर कोई गलती कर दें तो माँ उन्हें घर से नहीं निकालती, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाती है। मैं तो उसी दिन सब भूल गई थी जब तूने मुझे मारा था, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रह सकती। बस मुझे इस बात का दुख था कि मेरे पोते पोती मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन अब जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तू मेरे बेटे और बच्चों के साथ खुशी से रह, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। प्रमीला जी की ये बातें सुनकर छाया का हृदय और भी भारी हो गया। उसे अपनी नीचता पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। उसने राजकुमार की तरफ देखा, जो शांत खड़ा था। राजकुमार ने कहा कि छाया, आज अगर माँ जी ने तुम्हें माफ़ नहीं किया होता तो मैं तुम्हें सच में इस पागल खाने में छोड़कर चला जाता। तुमने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन माँ के दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब तुमने कभी माँ जी को परेशान किया या उनका अपमान किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। छाया ने रोते हुए हामी भरी और अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस अपने घर ले आई। रास्ते भर कार में एकदम शांति थी, लेकिन ये शांति पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की शांति थी। घर पहुंचते ही छाया ने सबसे पहले प्रमीला जी को उनके अच्छे कमरे में वापस शिफ्ट किया और वो काल कोठरी हमेशा के लिए बंद कर दी। उसने अपने हाथों से प्रमीला जी के लिए खाना बनाया और उन्हें प्यार से खिलाया। जब घर के बच्चे स्कूल से आए तो छाया ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, आज से दादी हमारे साथ ही रहेंगी और तुम सब दादी के साथ खेलोगे।
मैंने तुम लोगों को जो भी बताया था वो सब झूठ था। दादी बहुत अच्छी हैं और वो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। बच्चे भी अपनी दादी के पास जाने लगे। प्रमीला जी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और खुशी के आंसू रोने लगी। लेकिन छाया की माँ एक बहुत ही अनुभवी महिला थी। उन्हें एकाएक अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में प्रमीला जी का ठीक से ध्यान रखेगी भी या नहीं। इसलिए कभी वो खुद ही अचानक आकर देख जाती कि उनकी बेटी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, या फिर कभी अपने बेटे को भेजती, या फिर कभी राजकुमार को फ़ोन करके पूछ लेती। लेकिन जब तक प्रमीला जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई, छाया ने उनकी दिन रात सेवा की। उसने अपने हाथों से उनके घावों पर मरहम लगाया, उन्हें समय पर दवाई दी और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा। उसने प्रमीला जी के लिए नए कपड़े खरीदे और उन्हें घर की चाबियाँ सौंप दी। छाया की इस सेवा भाव को देखकर प्रमीला जी भी अब जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। राजकुमार भी छाया के बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश था और मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि अगर उन्होंने वो नाटक नहीं रचा होता तो शायद आज उसका परिवार बिखर गया होता। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था और वो सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। कुछ ही दिनों में प्रमीला जी घर में पहले की तरह पूरे अधिकार के साथ रहने लगी और छाया उनकी हर बात मानती थी। अब मोहल्ले वाले भी छाया की तारीफ़ करते थे कि वो अपनी सास की कितनी अच्छी तरह सेवा करती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, लेकिन आजकल के बच्चे विज्ञान की दुनिया की चकाचौंध में जी रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसलिए अपने जन्म देने वाले बूढ़े हो चुके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे अपने दम पर बड़े हुए हैं और उन्हें अपने माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये अपना अनुभव है कि अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा की है, उनकी इज्जत की है, उसने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की है। क्योंकि जब माँ बाप खुश होते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है तब से माँ बाप को ही देखा है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है और हर आवश्यकताओं की पूर्ति किया है। तो उनके बुढ़ापे में हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने और उन्हें सम्मान के साथ रखें। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं उन्हें कभी भी जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती और उन्हें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जैसा कि छाया ने भुगता। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी बातों को सुनें, क्योंकि उनके पास जीवन का वो अनुभव है जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।